कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हो नीट की तैयारी कर रहे होंगे, जो लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जेई की तैयारी कर रहे होंगे, और जो लोग बोर्ड के साथ साथ नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं वो उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है संजीव कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे से चैनल IIT वाला में। आज मैं आप लोगों के सामने फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ लॉ पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है ना। तो अच्छा, किरचॉफ लॉ में देखो टू टाइप्स के लॉ हैं। किरचॉफ ने टू टाइप्स के लॉ बनाए हैं इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो पहला जो उनका लॉ है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ है किरचॉफ करंट लॉ। अच्छा, किरचॉफ करंट लॉ शॉर्टकट में इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं और शॉर्टकट में इसको बोलते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ। अच्छा, जो किरचॉफ करंट लॉ होता है इसको बताने से पहले मैं क्या बता दूं कि जंक्शन क्या होता है। जंक्शन, अच्छा जंक्शन वो होता है यार, किसी सर्किट में जंक्शन वह पॉइंट होता है जहां पे तीन या तीन से ज्यादा सर्किट मीट करते हैं, उसको बोलते हैं जंक्शन। ओके, जो सर्किट में कोई पॉइंट होता है, सर्किट में वो पॉइंट होता है जंक्शन जहां पे तीन या तीन से ज्यादा वायर मीट्स करती हैं, उसको बोलते हैं जंक्शन। अच्छा, तो किरचॉफ करंट लॉ ये होता है, इसमें क्या होता है कि समेशन ऑफ करंट अक्रॉस एनी जंक्शन इक्वल्स टू 0। मतलब कि किसी जंक्शन पे जितना ही करंट इनकमिंग है उतना ही करंट क्या होगा, आउटगोइंग होगा। जितना ही करंट इनकमिंग है उतना ही करंट क्या होगा, आउटगोइंग होगा। मतलब कि किसी जंक्शन पे मान लो एक करंट आ रहा है I1, एक करंट आ रहा है I2, एक करंट आ रहा है I3, एक करंट जा रहा है I4। तो जो इनकमिंग करंट का समेशन होता है वो आउटगोइंग करंट समेशन के इक्वल होता है। जो इनकमिंग करंट का समेशन होता है वो आउटगोइंग करंट के क्या होता है, समेशन के इक्वल होता है। तभी तो समेशन ऑफ I 0 होगा। समेशन ऑफ I 0 होगा मतलब इनपुट इक्वल टू आउटपुट होगा, तभी तो समेशन ऑफ I 0 होगा। जितना करंट आया उतना ही जाना चाहिए, तभी क्या होगा, समेशन ऑफ I 0 होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है जो I1 प्लस I2 जो होगा वो इक्वल्स टू होगा I3 प्लस I4। इसको अप्लाई करने के लिए देखते हैं कि जो जंक्शन की तरफ इनकमिंग करंट होते हैं, उसको डिनोट करते हैं पॉजिटिव से। जो जंक्शन की तरफ इनकमिंग करंट होते हैं उसको पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और जो जंक्शन से आउटगोइंग करंट होते हैं उसको नेगेटिव से। जैसे कि अगर सॉल्यूशन में लिख दिया जाए तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल्स टू 0। तो जो जंक्शन की तरफ इनकमिंग करंट है यार उसको पॉजिटिव से डिनोट किया, और जो जंक्शन की तरफ से जा रहा है उसको नेगेटिव से डिनोट किया। अगर समेशन ऑफ I 0 बात समझ में आई है इतनी बात? अच्छा देखो यार, जितना करंट आ रहा है जंक्शन पे उतना ही करंट जा रहा है, जितना करंट आ रहा है जंक्शन पे उतना ही करंट जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है यार, चार्ज का कोई एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है। चार्ज का कोई एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है जंक्शन पॉइंट पे। मतलब कि अगर चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज जा रहा है, मतलब कि चार्ज क्या है यार, कंजर्व। चार्ज क्या है, कंजर्व है। जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज जा रहा है। अच्छा, तो ये जो होता है किरचॉफ करंट लॉ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा? अगर जितना चार्ज आ रहा है उतना ही जा रहा है तो किस पे बेस्ड होगा यार? ये बेस्ड होगा KCL इज बेस्ड ऑन, क्योंकि जितना ही चार्ज आ रहा है उतना जा रहा है,
तो चार्ज क्या है, कंजर्व है, तो केसीएल किस पे बेस्ड हो गया, केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो केसीएल होता है किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है, समझ गए ना। अच्छा, तो इसका दूसरा लॉ देख लो, जो होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या उसी को बोलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अच्छा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या हो गया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होगा। अच्छा, सपोज दैट ऐसे करके सर्किट दिया गया, सर्किट दिया। अच्छा, अगर हम किसी पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से घूमते हैं और उसी पॉइंट पर अगर हम वापस आ गए, यहाँ पे देखो यार एक लूप सा बन रहा है ना, एक लूप सा बन रहा है जो कि क्लोज्ड है, एक लूप सा बन रहा है क्लोज्ड है, ठीक है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है क्या, जो समेशन ऑफ वोल्टेज होता है, समेशन ऑफ चेंज इन वोल्टेज जो होता है अक्रॉस एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0 होता है। जो समेशन ऑफ वोल्टेज होता है, मान लीजिए इस पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट किया और जो ओवरऑल चेंज इन वोल्टेज निकाला इस पॉइंट तक वापस आने तक, जो चेंज इन वोल्टेज निकाला इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और इसी पॉइंट पे आप वापस घूम के आ गए, तो जो चेंज इन वोल्टेज हुआ उसका समेशन क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। ये हमारा डिफाइन करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, समझ गए। अच्छा, तो किस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा यार। अच्छा देखो, पहले की समेशन ऑफ डेल्टा भी 0 कैसे होगा, तो आपको पता है डेल्टा भी एक्चुअली क्या होता है, डेल्टा भी इक्वल टू होता है हमारा W डिवाइड बाय Q, और W क्या होगा, F इंटू डी, F इंटू डी, D क्या है डिस्प्लेसमेंट और F क्या है फोर्स डिवाइड बाय Q। अच्छा, आप मान लो एक लूप क्लोज करने के लिए क्या करोगे, जिस पॉइंट से चल रहे हो उसी पॉइंट पे आ जा रहे हो, जिस पॉइंट से चल रहे हो उसी पॉइंट पे अगर आ जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है क्लोज लूप के लिए, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है तो वर्क डन 0 होगा, वर्क डन 0 होगा तो क्या होगा, डेल्टा भी 0 होगा, तो डेल्टा भी 0 होगा तो समेशन ऑफ डेल्टा भी क्या होगा हमारा 0 होगा, ठीक है। मतलब कि आपने किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और उसी पॉइंट पे घूम के आ गए, तो उस पॉइंट के लिए उस लूप के लिए क्या होगा हमारा डेल्टा भी क्या होगा, समेशन ऑफ डेल्टा भी 0 होगा। ये हमारा क्या डिफाइन करता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ओके। अच्छा, जो ये प्रिंसिपल होता है केवीएल का, ये होता है बेस्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, समझिए। अच्छा, अगर बात करें कि इस लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं, इस लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं, कब कब अप्लाई करते हैं, तो इस लॉ के लिए ना कुछ कंडीशंस दी गई है, इस लॉ के लिए कुछ कंडीशंस दी गई है। पहली कंडीशन दी गई है कि आपको क्या करना है कि अगर कोई सेल होगा, है ना, कोई सेल होगा तो वहां से करंट ड्रॉ करना है, ड्रॉ करंट फ्रॉम सेल एंड distribute them in circuit and apply KCL across junction, समझिए। और देखिए
किसी सेल जो सेल दिया है, आप 2 सेल दिए 3 सेल दिए, आप चाहे तो एक सेल से करंट को निकालिए और पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और जितने जंक्शन पॉइंट दिए हैं उस पे क्या क्या अप्लाई कर दीजिए, केसीएल लॉ अप्लाई कर दीजिए, तो वहां से इक्वेशंस बन जाएंगे। समझ गए? अच्छा दूसरा क्या हो गया? दूसरा क्या होगा कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, केवीएल लॉ लगाना है। मतलब कि किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करना है, आपको उसी पॉइंट पे चलते हुए वापस आ जाना है, एक क्लोज लूप को कंप्लीट करना है और समेशन ऑफ डेल्टा टी क्या लिखना है, 0 लिखना है। उस क्लोज लूप के लिए फॉर क्लोज लूप अप्लाई डेल्टा टी 0, समेशन ऑफ डेल्टा टी 0 एंड लूप कैसा होना चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, लूप शुड बी क्लोज्ड। लूप क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। इसी पॉइंट से चल के आप क्या करोगे, घूम के आपको इसी पॉइंट पे आ जाना है। ठीक है, फिर क्या होगा, समेशन ऑफ डेल्टा टी 0 होगा। अच्छा जो सर्किट में घूमने के लिए सर्किट में मान लो आपको घूमना है, मतलब कि जाना है आपको केवीएल अप्लाई करने के लिए, आपको लूप चलाना है। अच्छा जो लूप की डायरेक्शन होती है, आप कोई भी डायरेक्शन चूज कर सकते हो, या तो आप क्लॉकवाइज चले जाओ, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ। दोनों साइड में जाके आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, केवीएल को अप्लाई कर सकते हैं, समेशन ऑफ डेल्टा टी 0 लिख सकते हैं। समझ गए बात? अच्छा अगर बात आई वोल्टेज लिखने कि वोल्टेज को कैसे लिखेंगे, सॉरी पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे, सर्किट में। अच्छा जो सर्किट में, ये सारे सर्किट में अगर आपको सेल दिख जाता है, और आपने लूप ऐसा अप्लाई किया, आपने लूप ऐसे कुछ ऐसा अप्लाई किया, अगर सेल की डायरेक्शन में ही अगर पाथ है, पाथ क्या है, मान लो करंट यहां से निकला, ऐसे गया करंट, आई ऐसे गया करंट ऐसे गया, और क्या पाथ पे आपने क्लॉकवाइज चूज किया। अगर पाथ की और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, पाथ की और करंट डायरेक्शन सेम है, तो आप क्या लिखेंगे, वोल्टेज क्या लिखेंगे, नेगेटिव। या तो ऐसे कह सकते हैं आप, अगर आप हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल है, आप क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव में लिखेंगे। अगर आप हाई टू लो वोल्टेज है तो आप पोटेंशियल किस में लिखेंगे, हाई टू लो गए तो नेगेटिव में लिखेंगे। पाथ के अकॉर्डिंग अगर आप हाई टू लो गए तो आप वोल्टेज लिखेंगे नेगेटिव। इसी तरीके से अगर आप इधर से तो करंट इधर से फ्लो हो रही है, अगर आप लो टू हाई है, यहां क्या लिखेंगे, पोटेंशियल पॉजिटिव, क्योंकि आप कहां से आ रहे हैं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल क्या लिखेंगे, पोटेंशियल साइन है पॉजिटिव लिखेंगे। अच्छा अगर देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस वगैरह हो, जैसे रेजिस्टेंस वगैरह हो तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, जैसे कि अगर इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस R है, तो इसमें भी क्या होगा, अगर आपने लूप ऐसे चला रखा है और पाथ की डायरेक्शन ये है, इसमें ऐसा होगा अगर करंट और पाथ की डायरेक्शन सेम हो, अच्छा इसमें ये देखना है, इसमें सिर्फ ये देखना, आप हाई से लो गए, सॉरी लो से हाई गए तो आप वोल्टेज को लिखेंगे पॉजिटिव, और अगर आप हाई टू लो गए तो वोल्टेज क्या लिखेंगे, नेगेटिव। बस इतना याद रखना है ना, पाथ ऑफ वोल्टेज में। ठीक है, आप देखो इसमें क्या करना है, अगर पाथ की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, यहां पे वोल्टेज लिखेंगे -IR। अच्छा नेगेटिव क्यों आया, तो करंट होता है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज फ्लो होता है,
करंट होता है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज फ्लो होता है। तो यहाँ पे हाई टू लो गया तो क्या होगा, वोल्टेज पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव में होगा। इसी तरीके से अगर आप इस डायरेक्शन में, आपने मान ली डायरेक्शन कुछ करंट आई और ये आ हुआ, करंट आई और ये आ हुआ, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, लो टू हाई। अगर आप लो टू हाई मतलब कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, करंट और पाथ की डायरेक्शन जब अपोजिट हो तो क्या लिखेंगे, v प्लस आई। समझ गया मेरी बात? बस इतना याद रखो, रेजिस्टेंस वाले में क्या होगा, जो पाथ और करंट की डायरेक्शन अगर सेम हुई, पाथ और करंट की डायरेक्शन अगर सेम हुई तो क्या लिखेंगे, माइनस आई आर, v टू माइनस आई आर। अगर पाथ और करंट की डायरेक्शन अपोजिट हुई तो क्या लिखेंगे, v टू प्लस का आई आर लिखेंगे। समझ गए मेरी बात, समझ गए? अच्छा, अगर समझ गए तो क्या छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक सर्किट ले लिया गया है, इसमें क्या कर दिया है, पहले सिंपल कर लेते हैं सवाल, छोटा ले लेते हैं। मान लीजिए 10 वोल्ट है, 2 ओम है और एक 3 ओम है। मान लीजिए करंट यहाँ से आई गया और आई वापस आया। इसको पहले सिंपल लॉ से कर लेते हैं, फिर किरचॉफ लॉ अप्लाई कर लेते हैं, ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए कि किरचॉफ लॉ सही है कि नहीं। अच्छा, क्या करते हैं यहाँ पे, ऐसा करते हैं, पहले देखो करंट यहाँ से जाएगा तो ए रजिस्टर आपस में कितने हैं, मतलब सीरीज में है कि पैरेलल में, सीरीज में है, सीरीज में है तो आर टोटल क्या आ जाएगा, आर नेट 2 + 3 5 ओम, 2 + 3 5 ओम। अच्छा, अगर ये 5 ओम हो गया तो अगर यहाँ से करंट निकाले तो क्या आएगा, v आई आर। v कितना है, 10 वोल्ट, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है 5, आई वैल्यू कितनी है यार, 2 एम्पीयर, आई वैल्यू कितनी है 2 एम्पीयर। ऐसे आ गया। अब क्या करें, किरचॉफ लॉ अप्लाई करके देखते हैं। आपको क्या करना है कि सिंपल एक लूप चला देना है, आप चाहे तो वहां पर चलाइए, यहाँ पे न्यूटन अप्लाई चलाइए और एक पॉइंट मान लेना इसको, ए बी सी डी, ओके, पॉइंट मान लेना और एक पॉइंट से चलना है, दोबारा घूम के उसी पॉइंट पे आना है। सबका समेशन ऑफ वोल्टेज क्या लिखना है, 0 लिखना है। फॉर लूप कह दो, यस पाथ कह दो, फॉर पाथ क्या बात, ए से चलते हैं बी सी डी ए बी सी डी ए, उसी पाथ पे वापस आ गए, उसी पॉइंट पे वापस आ गए, समझ गए, उसी पॉइंट पे वापस आ गए। तो क्या होगा यहां से, जब यहां से चले हम, अच्छा आप देखो जब यहां पे क्या देखो, मतलब कि कहां से कहां जा रहे हैं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहे हैं। जब लो टू हाई जाए क्या लिखेंगे, पोटेंशियल को पॉजिटिव लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। अब देखो जब करंट की और पाथ की डायरेक्शन ऐसी है, जब करंट की और पाथ की डायरेक्शन सेम हो तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल माइनस आई आर। तो माइनस आई आर क्या है, करंट आई है और रेजिस्टेंस क्या है, 2 है यार, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, 2 है। अच्छा देखो यहाँ भी वही सिस्टम है, पाथ की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन ये है। जब पाथ और करंट की डायरेक्शन सेम हो क्या लिखेंगे, माइनस आई आर, माइनस आई इज इक्वल टू 3, फिर से घूम के उसी पॉइंट पे आ गया है ना, फिर से घूम के उसी पॉइंट पे आ गया तो क्या हो गया, चेंजिंग वोल्टेज 0। अब यहां से देखो 10 - 5 आई तो 0। अब करंट क्या आएगा यहां से, 10 डिवाइडेड बाय 5, 10 डिवाइडेड 5 इक्वल टू 2 एम्पीयर। आ गया किसी जैसा, आई इक्वल टू 2 एम्पीयर, बस सिंपल करेंगे 2 एम्पीयर।
समझ गए ना, सिंपल सा था। अच्छा अच्छा ये बताओ, अच्छा पहले नोट कर लो, पहले नोट कर लो। अच्छा यार अब देखो, अच्छा सिंपली दे दिया जाएगा, अगर तुमको आपको सर्किट दे दिया जाए कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से मान लो सर्किट दे दिया गया 6 वोल्ट की बैटरी आपको दे दिया गया ऐसे करके, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम और दे दिया गया 1 ओम, 2 ओम और क्या रेसिस्टर दे दिया गया आपको 2 ओम। मान लो ऐसे सर्किट दे दिया गया, ऐसे सर्किट दे दिया गया, अगर आपको किरचॉफ लॉ लगाना है तब क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, इसको पॉइंट मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो आप क्या करोगे यार, लूप चला दो, लूप चला दो, पहले दूसरा लूप, आप क्या करो फॉर पाथ ए बी ई एफ से चल दो, फॉर पाथ ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए, इस पाथ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इस पाथ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इस पाथ के अकॉर्डिंग क्या होगा, सपोज दैट अगर आप चलना स्टार्ट किए यहां से तो आप कहां समझ आ जाएंगे, यहां मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, यहां मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, आप कहां से चलिए, इस चला आपने, तो करंट की डायरेक्शन में क्या हो, करंट की डायरेक्शन अगर पाथ तो क्या लिखेंगे -2 i, यहां पे सपोज दैट i किसमें डिवाइड हो गया i2 और i1, i2 और i1 डिवाइड हो गया, तो यहां देखिए यहां से क्या हो गया -2 और यहां पे देखिए -2 i और यहां पे देखिए पाथ की और करंट डायरेक्शन क्या है, सेम है, पाथ की और करंट डायरेक्शन सेम है तो क्या हो जाएगा माइनस का i1 into 1 i1 हो जाएगा, और यहां पे देखिए करंट आया वही सेम करंट i1, यहां पे क्या आ जा रहा है i1 आके यहां पे हो जा रहा है i1, सपोज दैट यहां i1 आया और इसमें करंट फ्लो हुआ, क्या करंट फ्लो हुआ, यहां क्या है i2 घूमते हुए आया यहां से i2, फिर इधर घूमते हुए i2, इसमें क्या फ्लो होगा i1 प्लस i2, क्या फ्लो होगा i1 प्लस i2, यही i1 प्लस i2 क्या है i है, यही i1 प्लस i2 क्या है i1 प्लस i2 क्या है i, क्योंकि घूम के इधर से फिर से आ गया, तो क्या हो जाएगा यहां से, क्या हो जाएगा i1 प्लस i2 करंट डायरेक्शन पाथ है, तो क्या हो जाएगा माइनस का करंट की डायरेक्शन के पाथ है माइनस का क्या हो जाएगा ट्वाइस i1 प्लस i2, कहां से आ गया लो टू हाई इक्वल्स टू, लो टू हाई क्या होगा प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ओके अब इसको देखो सिंपलीफाई कर लो, i की वैल्यू क्या है i1 प्लस i2, i की वैल्यू क्या है माइनस का 2 i1 प्लस i2 माइनस i1 माइनस का 2 i1 प्लस i2 पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ना क्या है 4 i1 प्लस i2 माइनस i1 प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा -4 i1 माइनस 4 i2 माइनस i1 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा यहां से देखो इसकी वैल्यू -5 i1 माइनस 4 i2 प्लस 6 इक्वल टू 0, अगर यहां से देखो इतना आया ना, अब देखो ये माइनस यहां से देखो माइनस है, अब देखो यहां से इसके लिए क्या करें लूप चला दें फॉर पाथ कौन सा पाथ यहां से बी सी डी ई बी बी सी
करंट की डायरेक्शन में पाथ है तो क्या हो जाएगा यहाँ से -1 इंटू आई टू माइनस आई, और यहाँ पे आया करंट की डायरेक्शन में पाथ है, करंट डायरेक्शन में पाथ है क्या हो जाएगा -2 आई टू, करंट डायरेक्शन में पाथ है, करंट डायरेक्शन में पाथ क्या हो जाएगा, करंट डायरेक्शन में पाथ क्या हो जाएगा -2 आई टू, ये भी हो जाएगा -2 आई टू, और क्या हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा I1 इधर है और पाथ इधर है, अपोजिट है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में I1 into 1 I1 इक्वल्स टू 0, ये क्या हो जाएगा यार, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 I2 प्लस I1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से I1 क्या आ रहा है 5 टाइम्स I2 आ रहा है, I1 क्या आ रहा है 5 टाइम्स I2 आ रहा है, यहाँ पे I1 वैल्यू पुट करें 5 आ रहा है -5I1 -5I1, और अच्छा I1 वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा -5 इंटू 5I2 -4I2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा -25I2 -4I2 प्लस 6, तो I2 छुट्टी यहाँ से क्या हो जा रहा है 25 4 कितना हो जाएगा 29, उधर जाके आ जाएगा प्लस, I2 छुट्टी क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 29, 6 डिवाइडेड बाय 29, और I1 वैल्यू क्या आ जाएगी यार, I1 वैल्यू क्या आ जाएगी 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 6 का 30 डिवाइडेड बाय 29, इसमें एम्पियर में, इसमें एम्पियर में। अब क्या करेंगे आप I1 I2 वैल्यू पुट कर लो, आप बता सकते हो ना यहाँ से I1 वैल्यू कितनी है 30/29, 30/29, इस लूप में पूछे I2 वैल्यू कितनी है तो आप बता सकते हैं 6/29, अगर आपको पूछे I वैल्यू कितनी है तो I वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे I2 प्लस I1 36 डिवाइड बाय 29, मतलब I वैल्यू क्या हो जाएगी I1 प्लस I2, I वैल्यू क्या हो जाएगी I1 प्लस I2, ठीक, इसकी वैल्यू क्या है 6 डिवाइडेड बाय 29, 30 डिवाइडेड बाय 29, 6 प्लस 30 क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 29, आगे अपने सिंपली चाहे कितना भी डिफिकल्ट दिया हो आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे लूप अप्लाई करने हैं और समेशन ऑफ वोल्टेज 0 लिखना है और केसीएल लॉ लगाना है और आपस में क्या करना है सॉल्व कर लेना है यार, सिंपली कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया। अगला हमारा टॉपिक क्या है, हमारा अगला टॉपिक क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि ये दिया जाए व्हीटस्टोन ब्रिज, समझ गए, अच्छा इसमें क्या रहता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या रहता है कि जैसे कि सपोज दैट ऐसे करके, अच्छा व्हीटस्टोन थे कौन, व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया यहाँ कोई कुछ भी दिया, मतलब कोई पोटेंशियल दिया, बैटरी है जिससे क्या हो रहा है करंट फ्लो हो रहा है, तो उन्होंने ये कहा सपोज दैट ये है R1 R2 R3 R4 और यहाँ पे एक होता है गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे एक होता है गैल्वेनोमीटर। अच्छा जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो,
मतलब किसमें कुछ करंट फ्लो नहीं कर रहा हो तो इसका डिफ्लेक्शन क्या शो करेगा, नो डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब कि अगर कोई करंट पास नहीं हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर कोई करंट पास हो रहा है तो जरूर थोड़ा सा कुछ डिफ्लेक्शन हो जाएगा, समझिए। सपोज दैट अगर इस टाइप का ब्रिज दिया गया हो, इस टाइप का ब्रिज दिया गया हो और यहाँ से करंट पास हो रहा हो, यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है और यहाँ से पास हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। उसको क्या बोलते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज। अच्छा, तो एक ऐसी कंडीशन आता है कुछ सेट करने पे, इसको बैलेंस करने पे एक ऐसी कंडीशन आता है, उस कंडीशन में क्या होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता, तो जो गैल्वेनोमीटर होता है कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, तो उसी को बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अच्छा, व्हीट स्टोन ब्रिज तो सारे हो गए, व्हीट स्टोन ब्रिज सारे होंगे, पर जिसमें बीच वाले सर्किट से करंट नहीं फ्लो हो रहा होगा उसको बोलेंगे बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अच्छा, क्या बोलेंगे, इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, then bridge said to be balanced Wheatstone bridge, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। जब कोई करंट ना फ्लो, अच्छा करंट क्यों नहीं फ्लो गया, करंट क्यों नहीं फ्लो होगा, जब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, तभी तो करंट नहीं फ्लो गया। करंट कहां से कहां फ्लो होता है, करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है, पर उन्होंने ऐसा अरेंज किया इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम, तो वहां क्या हो गया, करंट का फ्लो होगा नहीं। सपोज दैट उन्होंने पॉइंट माना ए एक्स डी वाई। अच्छा देखो, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन के ब्रिज के कंडीशन क्या हो जाएगा, तो ये निकालना है इनकी वैल्यू, देखिए क्या होगा, अगर यहां से एक लूप चलाया और यहां से एक लूप चलाया, सपोज दैट करंट यहां से फ्लो होता आई और इसमें डिवाइड हो जा रहा था I1 और एक I2, I1 और I2 डिवाइड हो रहा था। अब क्या था कि ये करंट किसमें चला जा रहा था, इसमें चला जा रहा था, क्योंकि इसमें क्या था, करंट जीरो फ्लो हो रहा था, तो यहां से क्या जा रहा था, डायरेक्ट इसमें I1 और I2 क्या चला जाता है, इधर चला जाता है I2, क्या हो जाता है I1 प्लस I2 क्या हो जाता है, दोबारा यहां से आ जा रहा है, और I1 प्लस I2 क्या है, I है, जितना करंट गया था उतना मुड़ के वापस जितना करंट गया था I। अच्छा देखो, फॉर पाथ कंडीशन किसकी लिख रहे हैं हम लोग, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की कंडीशन लिख रहे हैं। अच्छा पाथ देख लें, फॉर पाथ ए एक्स वाई ए, इसके लिए क्या हो गया, करंट और पाथ रिलेशन 7 क्या होगा, माइनस IR, फिर यहां पे आए क्या हो रहा है, करंट जीरो है तो जीरो लिख दो प्लस जीरो, और यहां फिर से गए करंट और पाथ की रिलेशन क्या है, अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा प्लस I2 R2 इज इक्वल टू जीरो, इस पॉइंट पे आएगा। अच्छा दूसरे लूप के लिए देखो, अच्छा यहां से देखो, अगर I1 I2 वैल्यू देखो क्या होगा, यहां से देखें अगर I2 और I2 और I1 के रेशियो अगर यहां से देखें, I2 और I1 के रेशियो देखें, यहां से क्या होगा, R1 बाई R1 बाई R2, क्योंकि किस केस हो गया, इसको ले जाकर उधर पुट करते हैं और R1 R2 डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा I2 बाई R1 इक्वल टू R1 बाई R2। अच्छा देखते हैं फॉर पाथ, इसलिए देख लें, इसके लिए देखें क्या होगा, फॉर पाथ कौन से पाथ की बात कर रहा हूं मैं, एक्स बी वाई एक्स बी वाई एक्स,
इसके लिए क्या हो गया, यहाँ पे देखो पाथ की और करंट डायरेक्शन क्या है, सेम, क्या हो जाएगा माइनस आई आर थ्री, पाथ की करंट डायरेक्शन सेम है माइनस आई आर थ्री। अब देखो यहाँ पे क्या है, करंट और पाथ की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था आई वन, यहाँ अपोजिट है तो क्या हो जाएगा प्लस आई टू आर फोर, इसमें क्या है जीरो है करंट, जीरो है इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या हो जाएगा आई टू बाई आई वन की रेशियो देखें क्या हो जाएगा आई टू बाई आई वन, क्या हो जाएगा यहाँ से आई वन को इधर ले गए, ठीक इधर ले आए तो क्या हो जाएगा आर थ्री डिवाइडेड बाय आर फोर हो गया, आर थ्री डिवाइडेड बाय आर फोर हो गया। अच्छा तो देखा जाए इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू, क्या आई टू बाई आई वन और यहाँ पे आई टू बाई आई वन इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा यहाँ से आर वन बाई आर टू इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर हो जाएगा। यहाँ से क्या कंडीशन निकली, आर वन डिवाइडेड बाय आर टू इक्वल टू क्या हो जाएगा आर थ्री डिवाइडेड बाय आर फोर हो जाएगा। मतलब कि इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, मतलब कि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो जो है, इस दोनों का रेशियो इसके रेशियो इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा बैलेंस व्हीट स्टोन कहलाएगा। मतलब कि तब क्या होगा, बीच वाले सर्किट में करंट नहीं फ्लो होगा। अगर इसका रेशियो इन दोनों का रेशियो के इक्वल है तो क्या होगा, बीच वाले सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होगा यार, समझ रहे हो, नोट करो फिर इसको न्यूमेरिकल कराते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल की बात करें, व्हीट स्टोन ब्रिज को न्यूमेरिकल अगर देखें, अच्छा देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि अच्छा इसको करने की मान लेंगे कि इमेजिनरी सेल, मतलब कोई सेल लगा हुआ करंट फ्लो होगा। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखो तो क्या इन दोनों का रेशियो इस रेशियो इक्वल है, मतलब कि 3/1 इक्वल्स टू 6/2 है, मतलब 2 3 6 और 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू 3/1 है, मतलब कि इसका रेशियो इक्वल है, तो मतलब बीच वाले करंट नहीं फ्लो होगा, तो बीच वाले करंट नहीं फ्लो होगा क्या इस तरीके से ऐड हो जाएगा, सीरीज फॉर्म में हो जाएगा, अगर बीच वाले करंट नहीं फ्लो होगा, बीच वाला गायब हो गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पूछ लिया जाए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लिया जाए क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 + 6 9 3 + 6 9 डिवाइड बाय 1 + 2 3 है ना। अब देखा जाए क्या होगा, अब देखा जाए 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/3 + 1/9 क्या हो जाएगा 3 + 9 12 डिवाइडेड बाय 3 × 9 3 4 × 12 r इक्वल क्या आ गया यहाँ से 9/4। अच्छा ऐसे कर लेंगे यार, दोनों का रेशियो निकाल के देख लेंगे, है ना। अच्छा यहाँ देखो, अगर ये क्या दिया है यहाँ पे देखो कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह दिख रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह दिख रहा है, तो क्या करेंगे, एक इमेजिनरी सेल मान लेंगे, कोई इमेजिनरी सेल लगा होगा जिसके थ्रू क्या होगा कुछ करंट पास हो रहा होगा, और पूछ लिया जाए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो, आर इक्विवेलेंट बता दो कि हमारा ए और बी के बीच में क्या होगा, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो। तो आपको क्या करना है यार, ध्यान से देखो, अगर इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे कर दिया जाए, अगर इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे कर दिया जाए, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, किसी मान लो पॉइंट को ये x y, तो और a और x को क्या कर लो, a और x, इन दोनों के बीच में क्या है r, और a और y के बीच में क्या है, a और y के बीच में क्या है r, और बीच में क्या है x और y के बीच में r,
भी आर और वाई और बी के बीच में ओ भी आर, ये क्या हो गया बी। तो देखो यार यहाँ पे आर डिवाइड बाय आर इक्वल बीच स्टोन बन रहा है, मतलब कि बीच में से करंट नहीं पास होगा। बीच में से करंट नहीं पास होगा तो कैसा हो जाएगा यार, आर आर टू आर हो जाएगा। आर आर क्या हो जाएगा, आर आर टू आर हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा, आर आर टू आर हो जाएगा, आर आर टू आर हो जाएगा। अगर दोनों पैरेलल में हो गया, अगर पैरेलल में हो गया तो क्या हो जाएगा, 1 by r equivalent equals to 1 by 2r plus 1 by 2r। ये क्या हो जाएगा, 2 by 2r, 2 to कैंसिल, r equivalent क्या है, r। समझ इस तरीके से देख लेंगे यार, है ना, एडजस्ट करके उस फॉर्म में एडजस्ट हो रही है बीच स्टोन के फॉर्म में। नहीं तो इस तरीके से देखेंगे तो सीरीज पैरेलल का कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है। समझ गए ना, इस तरीके से अगर कर लोगे, अच्छा नोट करो फिर आईटी सॉल्व कराते हैं। अच्छा यार, अच्छा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो आईटी पूछा गया था, जैसे कि कुछ इस तरीके से ऐसे दिया गया था इस तरीके से, क्या था, यहाँ दे रखा था 2r, यहाँ दे रखा था स्मॉल r, यहाँ दे रखा था 2r, ठीक, और इसके बीच दे रखा था 2r, यहाँ दे रखा था 2r, और यहाँ दे रखा था स्मॉल r, और यहाँ भी दे रखा था 2r, यहाँ दे रखा था 2r, ठीक। कुछ इस तरीके से पूछ रखा था उन्होंने, P और Q दे रखा था, क्या रखा था, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, फाइंड R equivalent between P and Q, P and Q। अच्छा देखो यार यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि सीरीज में है कि पैरेलल में, समझ नहीं आ रहा है कि सीरीज में है कि पैरेलल में, है ना, कुछ कंफ्यूजन टाइप का है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि यार सीरीज में एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का डायग्राम है। तो यहाँ से देखो ध्यान से, क्या इसका रेशियो इक्वल है ना, 2r by small r equal to 2r by small r, मतलब कि एक बीच स्टोन फॉर्म कर रहा है, बीच स्टोन फॉर्म कर रहा है। अगर बीच स्टोन फॉर्म कर रहा है तो बीच वाला करंट नहीं फ्लो होगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे देखो स्मॉल r डिवाइडेड बाय 2r इज इक्वल टू स्मॉल r डिवाइडेड बाय 2r, मतलब ये भी बीच स्टोन फॉलो कर रहा है। अगर बीच स्टोन बैलेंस्ड बीच स्टोन, नॉट बीच स्टोन, है ना, बैलेंस्ड बीच स्टोन फॉलो कर रहा है तो बीच वाले में करंट फ्लो होगा इसमें। अब देखो सिंपली, है ना, अब सिंपली क्या हो जाएगा किस फॉर्म में, ये दोनों किसमें सीरीज में, इन दोनों बीटा क्या लिख लेंगे 4r, इन दोनों बीटा क्या लिख लेंगे 4r, और इसको क्या लिख देंगे स्मॉल r क्या लिख देंगे 2 स्मॉल r, और इसको ये भी हो जाएगा 4r। अच्छा देखो अब एक क्या तीनों पैरेलल में दिख रहे हैं आपस में, सिंपली ऐड करके निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट। क्या करेंगे लिखेंगे 1 by r equivalent is equals to 1 divided by 4r plus 1 divided by 2r plus 1 divided by 4r। क्या हो जाएगा 4r बेस सेम, तो क्या हो जाएगा 1 और 2 divided by 4r plus 1 divided by 2r, क्या हो जाएगा सर, 2 या 4 2 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2r। अब देखो 1 by r equivalent हो जाएगा 2r प्लस 2 कैपिटल R डिवाइडेड बाय 4 स्मॉल r इनटू कैपिटल R इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल r इनटू कैपिटल R, मतलब कि r इक्वल क्या हो जाएगा, r इक्वल क्या हो जाएगा 2 स्मॉल r
डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R। समझ में आया? इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिया है आप तो कर लो, है ना? सीधा देखो क्या वैल्यू विच रिटर्न फॉलो कर रहा है नहीं फॉलो कर रहा है ना? नोट करते हैं। अच्छा यार, अगला टॉपिक क्या देखते हैं हम? मीटर ब्रिज। कि मीटर ब्रिज क्या होता है ना? मीटर ब्रिज क्या होता है देखिए। अच्छा, मीटर ब्रिज होता है सिंपली है ना यार, सिंपली ये रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए किया जाता है। क्या फाइंड करने के लिए किया जाता है? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए किया जाता है यूज। तो देखो कुछ इस टाइप का होता है, जैसे कि तांबे के प्लेटें होती हैं जो लकड़ी के बोर्ड पर लगी रहती हैं, कुछ इस तरीके से लगी रहती हैं यार। एक ही बीच में क्या रहता है? एक नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या रहता है? नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स, एक नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है आरबी, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है? नॉन होता है आर। और इन दोनों के बीच में क्या रहता है? इन दोनों के बीच में क्या रहता है? एक अननोन रेजिस्टेंस एस, एक अननोन रेजिस्टेंस एस, जिसको हमें क्या करना रहता है? फाइंड करना रहता है। एक अननोन रेजिस्टेंस एस रहता है जिसको हमें फाइंड करना रहता है। और यहां से ये वायर पूरी होती है, एक यूनिफॉर्म वायर जुड़ी होती है, एक यूनिफॉर्म वायर जुड़ी होती है, जिसका जो पता क्या होता है? जिसका लेंथ होता है 1 मीटर। 1 मीटर होता है जिसका लेंथ, कितनी? इसका लेंथ होता है 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ होता है इसका। इसको किसमें करते हैं डिनोट? 100 सेंटीमीटर में। 100 सेंटीमीटर में करते हैं। क्या होता है? ओवरऑल लेंथ 100 होता है। तो यहाँ पे ना ये सब किए रहते हैं, सेल से कनेक्ट किए रहते हैं, बैटरी से, एक बैटरी से इसको कनेक्ट किए रहते हैं। तो इसमें ऐसा होता है, इसमें कुछ ऐसा होता है, जब इसमें करंट पास करते हैं तो यहां से एक वायर को कनेक्ट कराते हुए, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कराते हुए वायर पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं, वायर पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जहां पे इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। उसको बोलते हैं, वहां पे करंट फ्लो नहीं होता। जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है गैल्वेनोमीटर, उस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट। उसको बोलते हैं नल पॉइंट, उसको बोलते हैं नल पॉइंट। ठीक है? जहां पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देता है उसको बोलते हैं नल पॉइंट। समझ लो क्यों क्यों शो करना बंद कर देता है? क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, तो करंट फ्लो नहीं होता। उस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट, जहां पे ऐसा होता है। ठीक है? तो यहां पे मान लीजिए वायर की लेंथ 100 थी और ये क्या थी? मान लीजिए L है। अगर ये L है तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस L, 100 माइनस L, ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस L। अच्छा, आपको पता है यार, आपको पता है क्या होता है? R इक्वल टू रो L बाई A, है ना? R इक्वल टू रो L बाई A। मतलब कि लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब कि रेजिस्टेंस का लेंथ से कुछ रिलेशन है। तो सपोज दैट ये मान लीजिए P, इस वायर का रेजिस्टेंस मान लीजिए P और इस वायर का रेजिस्टेंस मान लीजिए Q। P इस वायर का रेजिस्टेंस और Q इस वायर का रेजिस्टेंस। अब सपोज दैट सिग्मा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। सिग्मा क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो इस वायर का रेजिस्टेंस P इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इक्वल टू सिग्मा इंटू L, और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू 100 माइनस L, सिग्मा इंटू 100 माइनस L। अच्छा मेरे को अभी बताओ, अगर इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिख रहा है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिख रहा है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता था? जो इसका रेशियो होता था और इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होता था। मतलब इसका रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस। जब यहां से बीच वाले में करंट फॉलो नहीं करता था तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की तरह होता था। मतलब कि मीटर ब्रिज हमारा किस पे बेस्ड है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। तो क्या हो जाएगा यहां से? R डिवाइडेड बाय दिस अपॉन P is equals to S divided by 100, S divided by 100 minus Q, 100 minus Q, है ना? अच्छा देखो यहां से क्या है? हाँ सॉरी Q, यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस Q, ओके। तो देखो इसकी वैल्यू क्या है? R की R ही है, और P वैल्यू क्या है? सिग्मा इंटू, और इसकी यस तो अननोन है। Q की वैल्यू क्या है? सिग्मा इंटू 100 माइनस है, सिग्मा इंटू 100 माइनस है। तो यहां से क्या हो जाएगा? सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट, यस इक्वल क्या हो जाएगा? जो अननोन रेजिस्टेंस वही हमको फाइंड करना था। तो यस इक्वल क्या हो जाएगा? यहां से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 माइनस का, और यस डिवाइड हो जाएगा R into 100 minus L divided by L, यही हो जाएगा हमारा अननोन रेजिस्टेंस। अगर आपको A रेजिस्टेंस पता है, वायर की लेंथ पता है, तो आप क्या अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू बता सकते हैं नल पॉइंट को इधर फिक्स करके, है ना? सिंपल तो होता है। नोट कर लीजिए, इसी पे न्यूमेरिकल करा देते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल की बात करें, अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो एक न्यूमेरिकल दिया गया है कुछ इस टाइप का है। कहा गया है मीटर ब्रिज पे दिया गया है, ए रेजिस्टेंस 2 ohm is connected to one of the gap in the meter bridge, ठीक है? एक दिया गया है इसमें, और which is used a wire of length 1 meter, 1 meter की वायर मतलब 100 सेंटीमीटर, and unknown resistance x2 greater than 2 ohm, जो x unknown resistance है 2 ohm से ज्यादा है, R इक्वल टू 2 है, ठीक? is connected to other gap as shown in the figure, दूसरे गैप में कनेक्टेड है। the balance point is, notice that L from the positive end of the battery, positive end of the battery से क्या कनेक्टेड है? A and B, okay? It is found that from the positive end of the battery on interchanging R and X, it is found that balance point further shifted 20 centimeter away from the A। ये कह रहा है क्या कि इसको R और X को इंटरचेंज करने पे जो बैलेंस पॉइंट है ना, L पे था तो क्या हो जाएगा? L प्लस 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर खसक जाएगा। कहां से? A से पॉजिटिव साइड में, है ना? A से इधर साइड, मतलब कि अवे फ्रॉम ए शिफ्ट हो जा रहा है। कितना? 20 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो यार यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। क्या दे रखा है शुरू में? क्या रखा है इन्होंने क्या रखा है? अच्छा शुरू में इनिशियल कंडीशन क्या हो जाएगी?
अगर बैलेंस पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, r डिवाइडेड बाय l इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 100 माइनस l, 100 माइनस l। समझ आई इसकी बात? मतलब क्या हो जाएगा, r बाई x इक्वल्स टू l डिवाइडेड बाय 100 माइनस l हो जाएगा। समझ में आई इसकी बात, है ना? अच्छा अब देखो, जब इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया, जब इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया, यहाँ पे कर दिया गया x और यहाँ पे कर दिया गया r, तो क्या हो जा रहा है, l क्या हो जा रहा है, 20 सेंटीमीटर खसक जा रहा है अवे फ्रॉम इट, 20 सेंटीमीटर खसक जा रहा है। तो नया बैलेंसिंग पॉइंट क्या हो गया, l प्लस 20, l प्लस 20, ओके। और ये क्या हो गया, 100 माइनस l प्लस 20, है ना, 100 माइनस l प्लस 20 हो जाएगा नया बैलेंसिंग पॉइंट। ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20, तो 100 में से 20 ये कितना हो जाएगा, 80, 80 माइनस l, 80 माइनस l। समझ रहे हैं बात? तो न्यू बैलेंसिंग पॉइंट इंटरचेंजिंग, तो इसको इंटरचेंज कर दिया, क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय l प्लस 20, x डिवाइडेड बाय l प्लस 20 इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय 80 माइनस l। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, x डिवाइडेड बाय r क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय r क्या हो जाएगा यहाँ से, l प्लस 20 डिवाइडेड बाय 80 माइनस l। अच्छा क्या पूछा है कि वैल्यू बता दो नॉन रेजिस्टेंस की। अच्छा r की वैल्यू हम लोग को पता है क्या है, r की वैल्यू क्या है। अच्छा r ना दिया होगा तभी तो निकाल सकते थे, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करा दें, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों को अगर यार मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आएगा, देखो r बाई x इंटू x बाई r इक्वल्स टू l इंटू l प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100 माइनस l इंटू 80 माइनस l, 80 माइनस l क्या हो जा रहा है यहाँ से, r से r कैंसिल आउट हो जा रहा है, x कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो बस क्या रहा है 1, और ये इसका मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 100 माइनस l इंटू 80 माइनस l इज इक्वल्स टू l स्क्वायर प्लस 20l, ओके। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दे, क्या हो जाएगा, 8000 100 का है 100l क्या हो जाएगा, प्लस में l स्क्वायर इक्वल्स टू l स्क्वायर प्लस 20l, यार इसका l स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इधर जाएगा क्या हो जाएगा 120l, तो 120l इक्वल्स टू क्या आएगा 8000, ओके। इससे कैंसिल आउट हो गया, l छोड़ क्या आया 800 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको काटे यार क्या आ जाएगा, इसको अगर काटा जाए क्या आ जाएगा, 2 4 जा 2 6 जा क्या जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 3, ये स्क्वायर क्या जा रही है 200 डिवाइडेड बाय 3, ओके। नोट करो, हाँ यार अच्छा देखो यार यहाँ पे हल्का सा स्लिप मिस्टेक हो गया, ध्यान से देखो 100 का जब इससे मल्टीप्लाई किया क्या है 8000, और 100 का इससे किया क्या आया 100 कैसे किया क्या आएगा -100 है। अब इसको देखें यल का किससे होगा 80 से, यल का 80 से हुआ तो क्या है -80l, और माइनस यल माइनस से क्या आ गया प्लस में l स्क्वायर इक्वल्स टू l स्क्वायर प्लस 20l, तो क्या हो जाएगा ये l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 8000
माइनस 180 एल इक्वल्स टू 20 एल, है ना। अब क्या हो जाएगा इधर से 8000 इक्वल टू 180 उधर जाके क्या हो जाएगा 20 में ऐड हो जाएगा 200 एल, 200 एल। तो यह रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 40 सेंटीमीटर आ गया। अगर यह रिजल्ट 40 सेंटीमीटर आ गया है, अगर यह रिजल्ट 40 सेंटीमीटर आ गया तो हमें क्या निकालना है, मेनली हमें निकालना था x की वैल्यू। अब यहाँ पे पुट कर दिया यह रिजल्ट 40 सेंटीमीटर, अगर यहाँ पे पुट कर दिया r क्या था, l क्या है 40, x निकालना है, ये कितना हो गया 100 माइनस 40, कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 40 इनटू 60, क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, है ना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, x इक्वल टू आ गया 3 में। समझ में आया, समझ में ऐसे सिंपल से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, समझ ना, समझ लोगे तो सिंपल है, नहीं तो टफ है। ठीक है, नोट करो यार इसको। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोटेंशियोमीटर ना, पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, अच्छा तो पोटेंशियोमीटर होता है यार, जैसे कि मीटर ब्रिज क्या था, अच्छा मीटर ब्रिज के नीचे एक स्केल लगा रहता है, आप लोग बना लेना, जैसे डायग्राम ना ऐसे करके यहाँ पे एक आदमी था और यहाँ पे एक यस था और वायर कनेक्ट थी जी, एक पॉइंट पता करना रहता था, ये रहता था यल, ये 100 माइनस यल। तो यहाँ पे एक मीटर ब्रिज लगा रहता है, एक मीटर ब्रिज लगा रहता है जो इस वायर का लेंथ मेजर करने में हेल्प करता है कि वायर की लेंथ कितनी है, ठीक। अच्छा अगला टॉपिक देख लो यार, पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर। अच्छा क्या होता है पोटेंशियोमीटर, ये सिर्फ एक डिवाइस है यार जिसका यूज किया जाता है पोटेंशियल को मेजर करने में, जिसका यूज किया जाता है पोटेंशियल को मेजर करने में, जैसे कि दिया रहता है। अच्छा अगर पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है पोटेंशियोमीटर, तो वोल्टमीटर क्यों यूज किया जाता है, यही नहीं यूज करते हैं। अच्छा जो पोटेंशियोमीटर होता है वोल्टमीटर के कंपैरिजन में ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर के कंपैरिजन में ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो देखो यार कैसा होता है, सिंपली अगर अच्छा देखा जाए कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का देखा जाए पहले, मान लीजिए कि आपको दिया गया है कुछ इस तरीके से दिया गया है ना, एनसीईआरटी बने रहते जाते थे कुछ इस तरीके से। और इसका होता है सेल बैटरी की लगी होती है, और यहाँ पे होता है मीटर स्केल, जो वायर का तो होती है 0 100 200 300 400, ऐसे लकड़ी की बोर्ड के ऊपर सेट रहता है, वायर की लेंथ रहती है। तो क्या करते हैं यहाँ से
सब इस पे टच कर कर क्या देखते हैं, अपना एक नल पॉइंट देखते हैं और उससे क्या करते हैं, वोल्टेज को मेजर करते हैं। वोल्टेज को मेजर करते हैं किस हिसाब से मेजर करते हैं, मेन आइए हम सिखाते हैं आपको। एनसीईआरटी कुछ इस तरह का फिगर बना जाता है, एक कॉपर की बेहतर वायर होती है और एक तेल होता है। तो देखिए मेन किस तरीके से बना होता है। मेन पहले मैं इंटरनली आपको समझाऊं, जैसे कि सपोज दैट ऐसे करके दिया गया है, सेल से कनेक्टेड एक वायर, पहले आप एसी देखिए, मान लो इसका लेंथ है यार, ढेर सारी वायर थी ना यार, ऐसे करके मैंने उसको क्या कर दिया, खींच के एक बार मान लिया, खींच के क्या कर लिया, एक बार मान लिया। तो अगर बात किया जाए इस वायर के पोटेंशियल की बात किया जाए, इस वायर के पोटेंशियल की बात किया जाए, तो आपको पता है, आपने पढ़ा है V = I और R = क्या होता है, रो L/A। देखा जाए अगर इन सबको कांस्टेंट ले लिया जाए, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट ले लिया जाए और रो कांस्टेंट होता है, करंट भी कांस्टेंट कंसीडर किया जाए, तो V क्या हो जाता है, V प्रोपोर्शनल L हो जाता है। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ये कांस्टेंट किया था और ये रहता है, और K क्या होता है, ये V/L, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्यों क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सपोज दैट आपको दिया क्या है कि L लेंथ का पोटेंशियल जो है, L लेंथ का पोटेंशियल V है, L लेंथ का पोटेंशियल V है। अगर कहा जाए वन लेंथ का यूनिट लेंथ का पोटेंशियल क्या है, V/L, और पूछ लिया जाए कि x लेंथ का कोई डिस्टेंस, x लेंथ का पोटेंशियल क्या होगा, तो आप क्या कह देंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x लेंथ का पोटेंशियल, ये हो गया लेंथ, ये हो गया पोटेंशियल, ये हो गया पोटेंशियल। तो x लेंथ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा यार, V/L × x, V/L × x। कुछ इस तरीके से निकाल देंगे यार आप, इसको नोट करो। अच्छा समझाता हूं, पहले नोट कर लो, नोट कर लिया यार, नोट कर लिया। अच्छा पोटेंशियोमीटर का यूज कहां होता है, ये देखते हैं। पोटेंशियोमीटर यूज जनरली किया जाता है यार कि सेल का ईएमएफ फाइंड करने के लिए, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कराने के लिए, या तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए। अच्छा पहला हम देखते हैं कि सेल का ईएमएफ कैसे फाइंड करेंगे, सेल का ईएमएफ कैसे फाइंड करेंगे। सपोज दैट ये दिया गया है बैटरी, यहां से क्या है, ये कनेक्टेड है, यहां से क्या है, कनेक्टेड है, एक वायर है, क्या कनेक्टेड है, एक वायर कनेक्टेड है जिसका लेंथ क्या है L, जिसका लेंथ क्या है L, टोटल लेंथ क्या है L। तो इन्होंने कहा है यहां से एक अननोन सेल, यहां से एक अननोन सेल जिसका ईएमएफ E है, एक कनेक्टेड है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। सपोज दैट इसको यहाँ पे वायर पे टच कराया, इसको यहाँ पे वायर पे टच कराया, x डिस्टेंस की लेंथ टच कराया, तो यहाँ पे हमको मिला क्या है, नल पॉइंट मिलना। मान लो इधर टच कराया तो देखा एक समय क्या आ रहा है कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये नल पॉइंट हो गया, नल पॉइंट हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, नल पॉइंट हो गया। अच्छा नल पॉइंट क्या होता है, जब वायर में करंट नहीं फ्लो होता तो वही हमारा नल पॉइंट होता है। अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो अगर वायर में करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो गया, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल पता क्या होता है, E - IR। मान लीजिए करंट क्या फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है, E - IR इसको क्या होता है,
टर्मिनल पोटेंशियल होता था, इक्वल्स टू क्या होता था, टर्मिनल पोटेंशियल होता था। अगर बात करें अच्छा 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 थोड़ी देर के बाद इसका क्या है कि टर्मिनल कुछ इस तरीके से, करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, इधर सीधा फ्लो हो रहा है, ठीक, इधर सीधा फ्लो हो रहा है। तो क्या होता था यार, करंट अभी क्या होगा, नल पॉइंट पे क्या होगा, करंट इसमें से फ्लो नहीं होगा। करंट अगर फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, ये जीरो पे है। तो जो सेल का ईएमएफ होगा वही टर्मिनल पोटेंशियल के इक्वल होगा। मतलब कि जो इसका पोटेंशियल होगा इसके पोटेंशियल के इक्वल होगा। यही तो टर्मिनल पोटेंशियल है ना सेल का, यही तो टर्मिनल पोटेंशियल है जो कि एक्स लेंथ के वाई के पोटेंशियल के इक्वल होगा, इक्वल टू v। यही तो टर्मिनल पोटेंशियल है जो एक्स लेंथ के वाई के पोटेंशियल के इक्वल होगा। अच्छा तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये v क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल x, ठीक। तो l लेंथ के लिए पोटेंशियल v, x लेंथ के लिए पोटेंशियल v by l into x, ओके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यार, e क्या हो जाएगा, v by l into x, समझ गया, ये की वैल्यू दे देगा तो आप अननोन ईएमएफ बता दोगे, सिंपल सी बात है ना, आराम से हो जाएगा, नोट करो। अब मान लो यार कह रहा है कि दो सेट का ईएमएफ कंपेयर करा दो, ये किसके लिए था, टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल। अगला टॉपिक है इसी का कि दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करा दो। दो सेल हैं जिनके ईएमएफ को कंपेयर कराना, किसका यूज करके, पोटेंशियोमीटर के यूज करके, है ना। कंपेरिजन ऑफ टू ईएमएफ ऑफ सेल, कंपेरिजन ऑफ टू ईएमएफ ऑफ सेल। सपोज दैट कुछ इस तरीके से दिया गया है, ठीक, क्या कर रखा है, इससे वायर कनेक्ट, इससे वायर कनेक्ट है ना। मान लीजिए क्या दिया गया, मान लीजिए ये इवन सेल है, एक इवन सेल है, यहाँ से क्या इंटरनल रेजिस्टेंस एक मान लीजिए R1 है। तो पहला मान लीजिए कि पहला जो है, अच्छा मान लीजिए Q1, यहाँ पे की मान लीजिए कि की है, इसको K1 है ना, की है जिसको K1 कहा। और मान लीजिए दूसरा सेल है, एक दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ क्या है, E2 है, जिसका ईएमएफ क्या है, E2 है, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। और यहाँ मान लीजिए दूसरा की लगा हुआ है, K2। तो इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है कि दोनों सेल के ईएमएफ को कंपेरिजन करा दो। अगर इसका वोल्टेज V है और टोटल लेंथ L है, तो क्या करना है आपको क्या करना है कि सीरियल वाइज क्या करना है, एक सेल को मतलब एक की को एक बार क्लोज कर लो, करंट को फ्लो करा लो, जो आया आपका पोटेंशियल वही लिख लो E1 के टर्म में, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इफ K1 is closed, then K1 अगर क्लोज हो जाएगा और K2 अगर ओपन है तो क्या हो जाएगा, मान लो इसकी वजह से एक नल पॉइंट मिला, L1 लेंथ पे, इसकी वजह से एक नल पॉइंट मिला L1 लेंथ पे, है ना। तो यहाँ मान लो करंट क्या फ्लो होगा, मान लो कोई करंट I फ्लो होगा, तो कहां से कहां जाएगा, पॉजिटिव से होते हुए जाएगा इस वायर में, है ना। पर करंट क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे एक नल पॉइंट मिल रहा है। नल पॉइंट क्या होता था,
पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाता था, इतने का इक्वल हो जाता था। नल पॉइंट क्या होता था, करंट का फ्लो नहीं होता था। अगर करंट का फ्लो नहीं होता था तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कोई मतलब ही नहीं हुआ यार, इंटरनल रेजिस्टेंस को कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो क्या जो इसका टर्मिनल पोटेंशियल जो होगा, जो इसका टर्मिनल पोटेंशियल होगा हमारा E1 की इक्वल हो जाएगा, है ना। तो टर्मिनल पोटेंशियल होगा हमारा E1 की इक्वल हो जाएगा। तो E1 इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके पोटेंशियल की इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अगर L लेंथ का पोटेंशियल क्या हमारा V है, तो L1 लेंथ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V by L into L1 हो जाएगा, है ना। V by L into L1 हो जाएगा। देखो यार ना, नल पॉइंट पे क्या है हमारा, नल पॉइंट पे हमारा करंट नहीं मिल रहा है, करंट नहीं फ्लो हो रहा है, क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इवन क्या हो जाएगा यहाँ से V by L into L1। इसी तरीके से E2 if K2 is closed, अगर K2 से क्लोज किया जाए और K1 को ओपन रखा जाए तो करंट कहां से फ्लो होगा, यहाँ से। पर एक समय आएगा एक नल पॉइंट मिलेगा, मान लो जो नल पॉइंट मिला हमको L2 डिस्टेंस मिला यार, जो नल पॉइंट हमको मिला मान लो कि L2 डिस्टेंस में मिला, मान लो L2 डिस्टेंस में मिला, तो यहाँ से क्या हो जाएगा यार, E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा V by L into L2, V by L into L2। अच्छा, इन दोनों का रेशियो ले लो, क्या आएगा E1 by E2 का, E1 by E2 का रेशियो ले लो तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे E1 by E2 इक्वल टू आ रहा है V by L into L1 डिवाइड बाय V by L into L2, V by L to V by L कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, E1 by E2 का रेशियो, E1 by E2 का रेशियो L1 by L2, है ना। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है, अगर एक अननोन है, एक सेल का रजिस्टर अगर अननोन है तो आप अगर बाकी तीन वैल्यूज दी गई आप फाइंड कर सकते हो इसको, ऐसा कर सकते हो। या तो अगर दोनों सेल का आपको E1 नहीं पता है तो इसकी वजह से नल पॉइंट देख देख के आप क्या कर दोगे, L1 by L2 का रेशियो निकाल दोगे और कंपेयर करा दो E1 कितने टाइम बड़ा है इससे या E1 कितने टाइम छोटा है इससे, सिंपली कंपेयर हो जाएगा। नोट कर लो। अच्छा यार, पोटेंशियोमीटर का एक जगह और किया जाता है, जो सेल होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। देखते हैं कैसे मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर का यूज करके। लेट्स से एक बैटरी कनेक्टेड है, आपका वायर यहाँ से वायर कनेक्टेड, वायर हम वायर कनेक्टेड और यहाँ से क्या है कि ये यहाँ से एक हमारा मान लीजिए एक सेल कनेक्टेड है जिसका ये क्या है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r और यहाँ पे नोन रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक नोन रेजिस्टेंस है जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स से दिया जाएगा, नोन रेजिस्टेंस जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स से दिया जाएगा। और यहाँ पे एक की है, यहाँ पे की है कि ओपन सर्किट को ओपन क्लोज करने के लिए की अवेलेबल है। सपोज दैट हम क्या करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन लेंगे, मान लीजिए कि पहले हमने क्या किया, फॉर व्हेन की जो के है ओपन, जब की ओपन है तो क्या हो गया, मान लीजिए हम जी का और आपको एक नल पॉइंट मिला, सपोज दैट पूरी लेंथ कितनी है, मान लीजिए L1 लेंथ पे आपको एक नल पॉइंट मिला, L1 लेंथ पे क्या मिला, आपको नल पॉइंट मिला। अच्छा, जब यहाँ पे आपको एक नल पॉइंट मिला तो देखो यार यहाँ से करंट फ्लो होना चाहता था, यहाँ से जाना चाहता था, पर नल पॉइंट में से क्या हुआ, जो पोटेंशियल था यहाँ का पोटेंशियल इक्वल हो गया, यहाँ का पोटेंशियल इक्वल हो गया। ध्यान से देखो, अगर इसका पोटेंशियल जीरो है, यहाँ भी पोटेंशियल जीरो, कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ भी पोटेंशियल जीरो। अगर इसका पोटेंशियल यहाँ कोई वायर नहीं फ्लो हो रहा है पर इसका जो होगा पोटेंशियल जो होगा वो सेम ही होगा। अगर इसका E है
इसका भी और यहाँ भी। तो मतलब कि क्या है, जो इसका पोटेंशियल है, जो इसका पोटेंशियल है इसके पोटेंशियल इक्वल है, जिसका जो टर्मिनल पोटेंशियल आएगा इसके पोटेंशियल इक्वल आएगा। तो क्या होता है हमारा E माइनस आई आर। E माइनस आई आर क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल होता है, वही इस पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, वही इस पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा y के पोटेंशियल, y का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो y का पोटेंशियल क्या होगा, पूरे लेंथ का पोटेंशियल L, तो एक यूनिट का V by L और L1 का into L1। अच्छा यहाँ देखो यार, नल पॉइंट पे क्या होगा, करंट नहीं फ्लो होगा, नल पॉइंट में इसमें से करंट नहीं फ्लो होगा। अगर करंट नहीं फ्लो होगा तो I क्या हो जाएगा, I जीरो हो जाएगा, I यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। E क्या हो जाएगा, V by L into L1। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। एक कब की कंडीशन है, जब when E ओपन, जब E ओपन है सर्किट में से करंट नहीं फ्लो होगा, पूरे इस सर्किट की बात कर रहे हैं। अच्छा दूसरी कंडीशन ले लो यार, दूसरी कंडीशन क्या ले लें, when K is closed, when K is closed। अच्छा अब यहाँ क्या होगा, जब हमारे क्लोज होगा तो देखो क्या होगा, यहाँ से करंट आएगा, इधर जाना चाहेगा, पर यहाँ पे क्या है, नल पॉइंट मिलेगा। सपोज दैट जब की क्लोज था, जब की क्लोज था तो एक L2 डिस्टेंस में क्या मिले, L2 डिस्टेंस में क्या मिले, एक नल पॉइंट मिला। L2 डिस्टेंस क्या मिला, एक नल पॉइंट हमको मिला। L2 डिस्टेंस का क्या मिला, एक नल पॉइंट मिला। तो करंट यहाँ से बहना स्टार्ट हुआ, जाना चाहता था इधर, पर यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल यहाँ जाएगा सेम है, यहाँ अगर पोटेंशियल सेम है तो करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, पर करंट इसमें तो जाएगा, यहाँ से जाते हुए, क्योंकि P अब क्या है, बंद है, करंट यहाँ से घूमते हुए जाएगा, नॉन रेजिस्टेंस होते हुए जाएगा, है ना, पूरे सर्किट में दौड़ेगा। अगर पूरे सर्किट में करंट जा रहा है, यहाँ पर करंट की वैल्यू मान लो करंट अगर I निकला और I जैसे जैसे गया तो I क्या हो जाएगा, नेट EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अच्छा जो इसका पोटेंशियल होगा, टर्मिनल पोटेंशियल होगा, वो इसके L2 के पोटेंशियल के इक्वल होगा, है ना। तो देखो क्या होगा, E माइनस I into small r equals to V by L into L2 r, V by L into L2। अब देखो यहाँ पे I का वैल्यू क्या है, E माइनस E डिवाइडेड बाय small r plus capital R is equals to V by L into L2, V by L into L2। अच्छा E यहाँ से कॉमन लेकर क्या हो जाएगा, E अगर यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, small r plus capital R, ये वाला r कॉमन हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, नीचे क्या बचा, small r plus capital R बचा। अब इधर साइड क्या बचा है, V by L into L2, V by L into L2। अच्छा क्या बच रहा है, स्मॉल r से स्मॉल r कैसे हो जाएगा, बच क्या रहा है, बच रहा है E r डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R इज इक्वल्स टू V by L into L2, V by L into L2। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा देखो अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दिया जाए, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाए, देखो डस्टर ले लूं तो इन इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दिया जाए, यहाँ से ध्यान से सपोज दैट इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 कौन सी डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, E r डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय क्या है, इधर साइड वाला E और उधर साइड क्या आएगा, V by L, V by L, V by L into L2, V by L into L2, V by L into L1। क्या कैंसिल है, V by L से V by L कैंसिल हो गया, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अगर इसी के बारे में कुछ नहीं है तो इसे कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा, r डिवाइड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R इक्वल्स टू L2
L1 by L2 कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब इधर कैपिटल R क्या करते हैं माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा L1 by L2 कैपिटल R माइनस कैपिटल R। अगर स्मॉल r कॉमन कैपिटल R यहाँ से कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा कैपिटल R ब्रैकेट में L1 by L2 माइनस। अब देखो यार, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्केल रखा हुआ है, y वैल्यू पता है L1 by L2, अलग अलग नल पॉइंट पे क्या पता है हमको L1 और L2 का बात, L1 और L2 का लेंथ पता लग जाएगा। रेजिस्टेंस बॉक्स से हमें रेजिस्टेंस नोन है तो क्या है हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं सेंटर बड़े आराम से निकल जाएगा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस फार्मूले को यूज करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आगे देखिए एक अच्छा सा कुछ सॉल्यूशन न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, पहले नोट कर लीजिए। अच्छा यार पोटेंशियोमीटर में न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन न्यूमेरिकल है। देखो क्या कह क्या रहा है, इन्होंने कहा है कि लॉन्ग यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर is having constant potential gradient along its length, potential gradient अपना constant है ना जो length वायर का। The null point for the two primary cells even connected in the manner shown are obtained at 120 cm and 300 cm from its in A. Find even by E2 and position of the null point for the cell even. अच्छा ऐसा नहीं कहा है। अच्छा अगर बात कर रहा है, अगर ये बात कर रहा है कि देखा यहाँ देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द लेंथ। अच्छा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता था, K इक्वल क्या होता था V by L, जो टोटल ईएमएफ होता था वही E by L। समझ में मेरी बात। अच्छा अगर देखा जाए पहले कंडीशन के लिए 120, जब 120 डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर देखा जाए E इक्वल टू क्या होगा KL। अच्छा E क्या है यहाँ पे ओवरऑल, E क्या है किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो सीरीज में कनेक्टेड था तो क्या होता था E1 प्लस E2 होता था, पर यहाँ क्या है यहाँ पोलैरिटी डिफरेंट है दोनों की। जब पोलैरिटी सेम रहती थी जैसे कि प्लस माइनस तो आप करते थे E1 प्लस E2, पर यहाँ पे क्या है पोलैरिटी डिफरेंट है यार, इसलिए E1 माइनस E2 हाई माइनस लो। मान लो देखो ये चीज आई है पहला तो E1 माइनस E2 कर ले पहले, E डेट हो जाएगा E1 माइनस E2 इक्वल टू K कांस्टेंट पूरी वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट और L क्या है लेंथ, पहली कंडीशन की लेंथ क्या है 120। अब दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ से देखो, दूसरी कंडीशन क्या है जब वायर से कनेक्ट कर रहा है आप 300 सेंटीमीटर दूर तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 हो जाएगा, सेम पोलैरिटी है सीरीज में है तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 इक्वल्स टू K इनटू L, L क्या है 300। समझ में नहीं बात। अच्छा इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 यार। अब क्या करो इन दोनों को ऐड करके देखो E1 की वैल्यू निकालो, जो पहली चीज पूछा है उसको निकाल दो, इसको निकाल दो। अच्छा जब दोनों को ऐड किया E1 मान लो क्या है E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 क्या लिखा है K 120। अच्छा दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा E2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 E1 क्या आ जाएगा 2 E1 आ जाएगा आपका K 420। यहाँ से E1 क्या आ जाएगा, E1 आ जाएगा K इनटू 210, कितना आ जाएगा E1 की वैल्यू K इनटू 210, समझ लो। अच्छा और E2 की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करके निकालना है E2 की वैल्यू यहाँ पुट करके निकाल दें तो क्या आ जाएगा, अगर E2 की वैल्यू निकाल दिया E2 की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ से E2 इक्वल टू हो जाएगा 300K हो जाएगा 300K माइनस E1 की वैल्यू 210K 300K माइनस 210K। यहाँ से क्या आ जाएगा E2
की वैल्यू, E2 की वैल्यू ऐसे दिया है हमें 90 है ना 90। अब पहला क्या पूछा था इवन बाई, पहला क्या पूछा था इवन बाई, तो इवन बाई क्या होता है मेरे से इवन बाई 2 इक्वल्स टू, अच्छा इवन की वैल्यू क्या है के 210 या 210 के डिवाइडेड बाय 90 के से के कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब इवन बाई 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 से 1 जा 21 और 3 3 जा 9, कितना है 7/3। अच्छा और क्या पूछा था पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम सेट इवन, जो सेट इवन से पोजीशन ऑफ नल पॉइंट था, सेट इवन से पोजीशन ऑफ नल पॉइंट क्या था L1, ऐसे करके किया ना यार सेट इवन से पोजीशन ऑफ नल पॉइंट, तो क्या होगा ऐसे करके सेट किया है इवन, यहां से कोई पोजीशन ऑफ नल पॉइंट मान लो L1 की वजह से क्या हो जाएगा L1 इक्वल क्या हो जाएगा, हाँ तो K इक्वल क्या होगा V बाई L, तो यहां से क्या हो जाएगा L1 K इक्वल टू L1 K इक्वल टू V, V क्या है यहाँ पे E दिया गया है, V क्या EMF है। अच्छा देखो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा E इक्वल टू K इनटू L, E1 इक्वल टू K1 L1। अच्छा तो पूछा क्या हमें L1 पूछा है, तो L1 इक्वल क्या आ जाएगा E1 बाई K। L1 ही पूछा ना कितनी मतलब कि पहले से कितना दूर है नल पॉइंट, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम सेल E1, तो E1 के लिए क्या आ जाएगा L1 मान लिया, तो L1 इक्वल टू E1 बाई K। अच्छा E1 बाई K यहां से रिलेशन हो सकता है E1 बाई K, यहां डिवाइड करके क्या आ जाएगा 210 आ जाएगा, ये देखो अगर K का इधर डिवाइड कर देते हैं क्या हो जाएगा 200, यही हो जाएगा ना E1 बाई K क्या हो जाएगा 210 से। आया समझ में यार, इसी टाइप के छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, इसी टाइप के छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करिएगा। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी यही समाप्त होता है।